अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं रेक्टिफायर को। तो रेक्टिफायर हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, उसकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को। हमने डिस्कस किया रेक्टिफायर की दो इकसाम होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने फुल वेव रेक्टिफायर की पहली किस्म सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को। अजीज़ तलबा, ये जो हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की किस्म है। इसमें 4 अदद डायोड्स यूज़ की जाती हैं। आपको पता है कि एक डायोड जो होती है, एक पीएन जंक्शन या डायोड जो होती है, वो बतौर रेक्टिफायर यूज़ होती है। तो ये जो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसमें 4 डायोड्स लगी होती हैं ब्रिज की शक्ल में, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता है ऐसा रेक्टिफायर होता है जो कि एसी के पूरे साइकिल को डीसी में तब्दील करता है, पल्सेटिंग डीसी में तब्दील करता है। हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि रेक्टिफायर की आउटपुट खालिस डीसी नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ एसी के अज्जा होते हैं, एसी के अज्जा होते हैं जिनको हम रिपल्स कहते हैं। तो रेक्टिफायर की आउटपुट जो होती है वो खालिस डीसी नहीं होती, बल्कि वो पल्सेटिंग डीसी होती है, उसमें एसी के कुछ अज्जा मौजूद होते हैं। तो हमारे पास रेक्टिफायर की आउटपुट जो होती है वो पल्सेटिंग डीसी होती है। जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो एसी के पूरे साइकिल को या पूरी वेव को पल्सेटिंग डीसी में तब्दील करता है। तो ऐसा रेक्टिफायर जो एसी के पूरे साइकिल को पल्सेटिंग डीसी में तब्दील करता है उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये किस्म है फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी सर्किट डायग्राम है। इसमें 4 डायोड्स यूज़ की जाती हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज़ की जाती है जो कि ब्रिज की शक्ल में इस तरह आपस में जुड़ी होती हैं। और इन दोनों डायोड्स का ये एक सिरा कॉमन और इन दोनों डायोड्स का एक सिरा कॉमन, यहाँ पर हम लोड को लगा देते हैं, यानी कि ये लोड की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये 4 डायोड्स और उनकी आउटपुट जो है वो लोड को फ्राहम कर दी जाती है। अब ये जो हमारे पास चारों डायोड्स लगी होती हैं, इनको सप्लाई फ्राहम की जाती है एक ट्रांसफार्मर की मदद से। जो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर हमने पढ़ा है उसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जबकि यहाँ पर सादा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं होता। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 बुनियादी डिफरेंसेस हैं, फ़र्क हैं। पहले नंबर पर सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ होती थी, हमने डिस्कस किया है, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होती हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, जबकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सादा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है सर्किट के अंदर। तो ये 4 डायोड्स इस तरह आपस में जुड़ी होती हैं और इनकी आउटपुट जो है वो लोड को दी जाती है। अब ये जो हमारे पास ये जो ब्रिज रेक्टिफायर बनता है इसको सप्लाई फ्राहम की जाती है ट्रांसफार्मर की मदद से। तो ट्रांसफार्मर का एक सिरा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। एक सिरा यहाँ पर और एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। 4 डायोड्स उनको हमने नाम दिया है D1, D2, D3, D4 और लोड है RL, यानी कि ये लोड की रेजिस्टेंस है। और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके 2 सिरे, एक को सिरा ए का नाम दिया है, एक को बी का नाम दिया है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे सप्लाई फ्राहम करेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में EMF इंड्यूस होगी, वो दूसरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस करने का सबब बनेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके ज़रिए सप्लाई फ्राहम की जाती है ब्रिज रेक्टिफायर को। तो ये है ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम। इसमें 4 डायोड्स यूज़ की जाती हैं और एक सादा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की जानिब के इसको जब सप्लाई फ्राहम की जाती है तो किस तरह कौन कौन सी डायोड कब कब कंडक्ट करके लोड में से करंट चलाने का सबब बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जब इनपुट पे सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल फ्राहम किया जाता है, यानी कि जब इनपुट पे हमने सप्लाई फ्राहम की है और सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल आया है, तो पॉजिटिव साइकिल आने से क्या होगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ए सिरा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी सिरा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा ए और ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर बता दूं आपको, आपने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि पीएन जंक्शन या डायोड जो होती है वो जब फॉरवर्ड बाइस होती है तब वो करंट को चलाती है, जब वो रिवर्स बाइस होती है तब वो करंट को नहीं चलाती। यानी कि डायोड का एनोड जब मुस्बत पोटेंशियल पे होता है तब करंट चलती है उसमें से, जब उसका एनोड मनफी पोटेंशियल पे होता है तब वो करंट नहीं चलती। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब सप्लाई का मुस्बत साइकिल आता है, सप्लाई का आगाज़ होता है, मुस्बत साइकिल आता है, तो ट्रांसफार्मर की सेकंडरी वाइंडिंग का ए हिस्सा, ए सिरा मुस्बत हो जाता है, बी सिरा मनफी हो जाता है। तो ए सिरे के पॉजिटिव होने से क्या होगा कि D1 जो है इसका एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे आ जाता है। ए सिरा पॉजिटिव होने से जो D1 है इसका जो एनोड है ये मुस्बत पोटेंशियल पे आ जाता है, जिससे ये डायोड जो है वो ऑन हो जाती है, फॉरवर्ड बाइस हो जाती है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें इस लेग के अंदर ये जो D4 है इसके कैथोड के ऊपर मनफी पोटेंशियल मिल रहा है, ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। यानी कि मुस्बत हाफ साइकिल के अंदर D1 और D4 ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी, जबकि D2 और D3 ये रिवर्स बाइस रहेंगी। वो कैसे? देखिए, इस डायोड के कैथोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है जिसकी वजह से ये रिवर्स बाइस हो जाएगी, और इसी तरह ये जो डायोड है इसके एनोड के ऊपर मनफी पोटेंशियल मिल रहा है जिससे ये भी रिवर्स बाइस हो जाएगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी और करंट को चलने का सबब बनेगी। करंट अपना रास्ता कैसे कंप्लीट करेगा? पॉजिटिव इस मुस्बत पॉइंट से या पॉइंट से रास्ता अपना शुरू करेगा, डायोड D1 में से जाएगा, लोड में से गुजरेगा, लोड के बाद वो D4 और यहाँ पे आके अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। यानी कि पॉजिटिव से उसने अपना चक्कर स्टार्ट किया है करंट ने, D1 फॉरवर्ड बाइस थी, इसमें से करंट चला है, रेजिस्टेंस यानी कि लोड, और D4 ये कंडक्ट कर रही थी, ये फॉरवर्ड बाइस थी, तो इसमें से चलकर करंट ने अपना चक्कर मुकम्मल किया है। तो इस तरह लोड में से चलने वाली करंट जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी M2N, ये हम वैसे नाम दे देते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 ये कंडक्ट करके लोड में करंट चलने का बाइस बनेगी, जबकि उस वक्त D2 और D3 रिवर्स बाइस होने की वजह से ऑफ हैं, वो कंडक्ट नहीं कर रही। जब इनपुट साइकिल के इनपुट सप्लाई के मनफी साइकिल का आगाज़ होगा, यानी कि जब मनफी साइकिल आएगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ए सिरा नेगेटिव हो जाएगा, बी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब मुस्बत साइकिल आया था ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था। अब चूंकि इनपुट पे पोलैरिटी चेंज हो गई है तो इन पॉइंट्स की क्या पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ए मुस्बत था, ए मनफी हो गया, बी मनफी था, बी मुस्बत हो गया। तो इनपुट पे साइकिल यानी कि इनपुट पे पोलैरिटी चेंज होने से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के टर्मिनल का पोटेंशियल भी चेंज हो गया है। तो अब देखें, जब ए मनफी हो जाएगा, ये ए मनफी हो गया, ये बी मुस्बत हो गया है, तो ए के मनफी होने से क्या होगा, ये जो D1 है इसका एनोड मनफी पोटेंशियल पे आने की वजह से ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगी, कंडक्ट नहीं करेगी। जबकि बी वाला ये जो मुस्बत पोटेंशियल है ये मिल रहा है यहाँ पे, मुस्बत पोटेंशियल ये देखें ये यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी क्योंकि इसके एनोड को मुस्बत पोटेंशियल मिल रहा है। ये बी का जो बी है ये यहाँ पे मिला हुआ है, तो बी चूंकि मुस्बत पे है तो मुस्बत इसे मिलेगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, इसके कैथोड में मुस्बत मिलेगा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ये नेगेटिव साइकिल, ये मनफी पोटेंशियल है, इसके नोड पे मिलेगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, जबकि ये मनफी जो पोटेंशियल है इसके कैथोड में मिलेगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। यानी कि मनफी हाफ साइकिल में ये दो डायोड्स कंडक्ट करेंगी, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी D2 और D3 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी, जबकि जो पहले दोनों डायोड्स कंडक्ट कर रही थी वो रिवर्स बाइस होने की वजह से ऑफ हो जाएंगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 फॉरवर्ड बाइस थी, मनफी हाफ साइकिल में D2 और D3 फॉरवर्ड बाइस हैं। तो अब करंट अपना चक्कर कैसे मुकम्मल करेगा? करंट यहाँ B से स्टार्ट लेगा, पॉजिटिव से D2 में जाएगा, D2 से अपना रास्ता कंप्लीट करेगा, लोड में से, लोड के बाद वो आएगा D3 में से और यहाँ पे अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। यानी कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया पॉजिटिव से, D2 लोड से फिर D3 के रास्ते मनफी साइकिल पे आ जाएगा। तो यूँ करंट अपना रास्ता मुकम्मल करेगी। यहाँ से करंट ने स्टार्ट लिया है, ये करंट जा रहा है D2, इसके बाद लोड में से जा रहा है, लोड के बाद वो आएगा
D3 में, और D3 के बाद वो यहाँ पे मनफी पोटेंशियल पे आके अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। तो यहाँ से करंट स्टार्ट लिया है, पॉजिटिव से जाएगा D2 में, D2 से लोड में से वापस D3 और D3 से मनफी साइकिल पे अपना या मनफी पोटेंशियल पे अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 ने कंडक्ट किया है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D3 ने कंडक्ट किया, जबकि उस वक्त ये दोनों डायोड्स रिवर्स बायस की वजह से ऑफ हैं। तो अजीज तलबा, अगर आप दोनों सूरतों में गौर करें, दोनों हाफ साइकिल्स में गौर करें, तो लोड में चलने वाली करंट की सिमत वही है, चाहे इनपुट पे मुस्बत साइकिल आया है चाहे मनफी साइकिल आया है। दोनों सूरतों में लोड में चलने वाली करंट की सिमत जो है वो चेंज नहीं हुई। इसका मतलब लोड में चलने वाली करंट जो है वो एक सिमती करंट है, उसकी सिमत चेंज नहीं हो रही। तो दो डायोड्स हर हाफ साइकिल में कंडक्ट करके लोड में करंट चलने का बाइस बनेंगी। तो मुस्बत हाफ साइकिल में D1 D4 कंडक्ट करके लोड में करंट को चलाएंगी, और मनफी हाफ साइकिल में D2 और D3 कंडक्ट करके लोड में करंट को चलाएंगी। तो यूं बारी बारी दो डायोड कंडक्ट करके लोड में से करंट को चलाती जाएंगी। ये है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग। उसमें एक लम्हे में 4 में से 2 डायोड काम करते हैं, यानी कि हर हाफ साइकिल में 4 में से 2 डायोड फॉरवर्ड बायस होती हैं, 2 रिवर्स बायस होती हैं। तो जो फॉरवर्ड बायस होती हैं वो लोड में करंट को चलाती हैं, जो रिवर्स बायस होती हैं वो ऑफ रहती हैं। तो ये है इसकी वर्किंग ब्रिज रेक्टिफायर की। इसकी वेवफॉर्म की जानिब अगर हम आए तो देखें, जब ये इनपुट है हमारे पास, इनपुट का जब मुस्बत साइकिल आया था तो उस वक्त कंडक्ट किया था D1 और D4 ने, और जब मनफी साइकिल आया था तो कंडक्ट किया था D2 और D3 ने। तो मनफी साइकिल पे ये 2 डायोड्स कंडक्ट करेंगी। फिर जब मुस्बत साइकिल आएगा D1 और D4 कंडक्ट करेंगी, मनफी साइकिल आएगा तो D2 और D3 कंडक्ट करेंगी। तो बारी बारी 2 डायोड्स कंडक्ट करके AC के पूरे साइकिल को DC में तब्दील कर देंगी, पल्सेटिंग DC में तब्दील कर देंगी। तो ये वेवफॉर्म है, इसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरह और कब कब कौन कौन सी डायोड कंडक्ट कर रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट पे मिल रही है वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी मिकदार चेंज हो रही है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, फिर कम है। एक तो यह है कि हमारी जो आउटपुट पे मिलने वाली ये जो DC है, इसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। ये मुस्बत मनफी था, लेकिन ये सारे पॉजिटिव हैं, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन इनमें मिकदार चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है ये जो DC है। तो इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग DC, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पल्सेटिंग DC ऐसी DC होती है जिसमें AC के अज्जा होते हैं, यानी कि AC प्लस DC दोनों का जो मजमूआ होता है उसको हम पल्सेटिंग DC कहते हैं। ऐसी DC जिसमें AC के कुछ अज्जा मौजूद हों उसको हम पल्सेटिंग DC कहते हैं। तो हमें ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये प्योर DC नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ AC की खसूसियात अभी बाकी हैं। तो जो AC की खसूसियात होती है उसको हम रिपल्स कहते हैं। रिपल्स यानी कि AC के अज्जा, ये ऐसी DC है जिसमें AC के अज्जा मौजूद हैं। तो ये जो पल्सेटिंग DC हमें रेक्टिफायर से हासिल होती है, इसको फिर फिल्टर में से गुजार कर खालिस DC में तब्दील किया जाता है। तो फिल्टर को हम इससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह फिल्टर सर्किट के अंदर जब ये पल्सेटिंग DC गुजारी जाती है तो हमें आउटपुट पे तकरीबन खालिस DC मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें हमने डिस्कस किया है कि ब्रिज रेक्टिफायर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह वो आउटपुट पे हमें पल्सेटिंग DC फराहम करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो टॉपिक था रेक्टिफायर, उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की दोनों किस्में डिस्कस की हैं। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि किस तरह AC को DC में तब्दील किया जाता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर था, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट हासिल होते हैं। एक तो आउटपुट वेवफॉर्म थोड़ी बेहतर मिलती है हमें, दूसरा सर्किट का वेट कम हो जाता है, हमें सेंटर टेप रेक्टिफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।